गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सॉरी मैम, मैं कुछ दिन मतलब आज तो मैं क्लास ले रहा हूँ, लेकिन 1 या 2 दिन आगे शायद मैं क्लास ले नहीं पाऊंगा। एक्चुअली ना मैं मेरी सिस्टर का कॉलेज में एडमिशन करवा रहा हूँ मैं, तो उस कहाँ प्रोसेस में काफी भाग दौड़ हो रही है। करा रहे हो? मैम अभी तो मतलब जैसे हरियाणा के कॉलेजेस की जो कट ऑफ थी उसमें उसका नाम आ गया है, तो अभी तो यहाँ पर जो है KL मेहता दयानंद जो कॉलेज है वहां पर उसका एडमिशन करवा रहा हूँ मैम, बीकॉम ऑनर्स में। और वेट कर रहा हूँ आगे, अगर DU की उसमें कट ऑफ में उसका नाम आ जाएगा तो फिर मैं DU में उसका एडमिशन करवा दूंगा। चलो अच्छी बात। तो बस वही मैम, वो थोड़े डॉक्यूमेंट्स के चक्कर में ना इधर कोर्ट या MCF भागना पड़ता है कभी कभी, तो इसलिए मैं अटेंड नहीं कर पाता। बस 1 या 2 दिन की बात है मैम। मैं शायद ये मॉर्निंग वाली 10 AM वाली क्लास तो मैं ले पाऊंगा, लेकिन शायद नीतू मैम वाली क्लास ही छूट जाएगी 1 2 दिन। तो वैसे हो जाता है। मैम मैंने सेकंड असाइनमेंट में जो भी PPT थी, एक जो सेफ्टी प्लेज पे थी, वो मैंने कम्प्लीटली एक PPT नहीं बनाकर उसमें सबमिट कर रखी है। ठीक है, ठीक है। ऐसा हो रहा है, तभी से मैं कनेक्ट कर रही हूँ, कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। गूगल क्रोम नहीं चल रहा। प्रॉब्लम आ रही है गूगल क्रोम में। एक मिनट चेक करें। स्क्रीन एक बार शेयर कर दें। दिक्कत आ रही है लैपटॉप में। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना आप लोगों को? नहीं मैम, ये सब्जेक्ट बहुत इजी है और काफी रिलेटेबल भी है रियल वर्ल्ड से। हाँ, बस वही है, बस आपको ध्यान रखना है कि जवाब कैसे देना है उसका। और इसका अभी जो यूनिट मैं स्टार्ट कर रही हूँ वो उसमें जो है एक एक जो यूनिट है वो आपका पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। 1948 जो फैक्ट्रीज एक्ट थी, जो अभी जो यूनिट मैंने स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। तो उसमें दो चीजें आती है, एक तो 18000 की एक सीरीज आती है आपकी, जो OSHA मतलब OSHA की है। उसमें सीरीज आती है 101 है, 180000001 002, ऐसे इसकी पूरी सीरीज आती है। हर एक का फंक्शन वही है, जस्ट रिलेटेड टू फैक्ट्री है कि अगर आप किसी ऑक्यूपेशनल प्लेस पे कहीं पे वर्क कर रहे हो तो आपके क्या क्या आपका वो होना चाहिए, मतलब सेफ्टी हेल्थ से रिलेटेड क्या क्या एक्ट्स हैं उसके बारे में रिलेटेड है। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो है 5th यूनिट का जो है वो लास्ट के 2 टॉपिक्स आपके हो चुके एक हैं। चीज और पूछनी थी आपसे इसमें। हाँ बोलो। मैम जो ISO होता है, कहते हैं कुछ कंपनीज को ISO की भी रेटिंग मिली रहती है, इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। सो क्या ये भी इंडस्ट्रियल सेफ्टी से रिलेटेड है, या वो ISO रेटिंग का कोई वो नहीं है, सेफ्टी से कोई मतलब? सेफ्टी सेफ्टी से उसका वो नहीं है, वो आपका ये है कि जो स्टैंडर्ड हर एक चीज क्या होती है कि चाहे वो आपकी इंडस्ट्री हो, चाहे कोई आप प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो, तो हर एक का क्या होता है कि एक स्टैंडर्डाइजेशन होता है, ठीक है। तो स्टैंडर्डाइजेशन जो होती है आपकी, तो वो वो ऑर्गेनाइजेशन उस स्टैंडर्ड लेवल
स्टैंडर्ड को मेंटेन कर पा रही है कि नहीं मेंटेन कर पा रही है, वो चेक बेसिकली करती है। उनकी ऑपरेशन की क्वालिटी, वो कैसा काम कर रहे हैं, वो क्वालिटी। हाँ, क्वालिटी। जैसे अब ओके। सिंपल सा है, जैसे अब देखो सिंपल सा है, हम यूज करते हैं फूड के लिए, अब फांसी यूज कर रहे हैं, है ना। पहले फूड के लिए अलग आती थी, अब उसके बाद नाम चेंज हो गया, अब फांसी आती है। आप किसी भी फूड प्रोडक्ट को परचेज करोगे तो सब पे फांसी लिखा होता है, यस मैम। FASSI। तो उसका उसका क्या है कि वो एक टॉप मोस्ट आपकी एक वो होगी, क्या कहते हैं, कमिटी होगी, ठीक है। अब जहां भी जिस भी इंडस्ट्री में आपको जहाँ पे भी फूड प्रोडक्ट बनता है, वो वहां पे क्या करती है, उसको सर्टिफिकेट इशू करती है हर एक चीज से रिलेटेड, ठीक है। कि उस वहाँ जो प्रोडक्ट आपका बन रहा है, उस प्रोडक्ट में जो है वो क्वालिटी उसने मेंटेन करके रखी है या नहीं मेंटेन करके रखी है, ठीक है। कि जो फूड क्वालिटी है वो मेंटेन है कि नहीं। जैसे प्रिजर्वेटिव, जैसे अब केचप है तो उसमें क्या ऐड होता है, प्रिजर्वेटिव ऐड होता है। यस जो मैम, फूड, कुछ प्रिजर्वेटिव हार्मफुल भी हो सकते हैं, तो FSSAI इन सब का ध्यान रखता है। इन सब का ध्यान रखिए कि जो प्रिजर्वेटिव आप ऐड कर रहे हो, वो प्रिजर्वेटिव अगर आप ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए उस चीज को यूज करोगे, तो प्रिजर्वेटिव उसी के अमाउंट में प्रिजर्वेटिव क्या होती है, मिक्सअप की जाती है कि लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हो। लेकिन आजकल अब क्या है, आप देखते होंगे कि हर एक, चाहे पल्सेस हो, चाहे आप कोई भी अब लो, तो 6 मंथ रहता है कि विद इन 6 मंथ आपको कंज्यूम करना है। अब थोड़ा चेंज हुआ है, अब देखोगे तो लिखा होता है किसी किसी में कुछ ज्यादा ड्यूरेशन, जो जितनी ड्यूरेशन की होगी प्रिजर्वेटिव उसमें उतना ज्यादा मिक्स होगा, ठीक है। तो इस चीज को क्या करते हैं, मेंटेन करने के लिए कि प्रिजर्वेटिव, और जो प्रिजर्वेटिव हम यूज कर रहे हैं वो कहीं हार्मफुल प्रिजर्वेटिव तो नहीं है, ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टैंडर्डाइज कर देते हैं और उसको सर्टिफिकेट इशू करना होता है हर एक को। आप कहीं पे भी किसी भी सिंपल सा, अगर कहीं पे भी आप घड़ी बना रहे हो, इस बिल्डिंग स्ट्रक्चर हम कर रहे हैं, तो हमें क्या करना होता है, मैप को पास आउट कराना होता है एमसी, जैसे अब यहाँ पे है तो MCF से पास आउट कराना होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, यहाँ पे भी मैप का डिजाइनिंग होती है। तो मैं आप देखोगे कहीं पे तो हाई फ्लोर बिल्डिंग है, कहीं लो फ्लोर है, आप सेक्टर्स में चले जाओ तो कहीं पर 3rd फ्लोर तक परमिट है, कहीं पे 4th फ्लोर तक परमिट है, होता है ना ये सारी चीजें। तो वो यस उसी मैम। का ध्यान रखती है, वही चीजें ध्यान रखती है। तो हमने क्या किया, स्टैंडर्डाइज कर दिया कि वो स्टैंडर्ड को मेंटेन, अब हर एक के पास तो हम जाके चेक नहीं कर सकते, तो हमने एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कमिटी, एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी जो क्या करती है कि वो पूरे एरिया में उसको हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक स्टेट लेवल पे उसका अलग अलग वो होता है, सेटअप होता है, और वो वहाँ पे क्या करती है, मेंटेन करती है हर एक चीज की। तो इलेक्ट्रिसिटी की अगर होगी बात, तो आप देखो NC की आती है ना, IEEE लिखा, IEEE की भी स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है। आप यस मैम। पैरेलल सीरियल ट्रांसमिशन यूज करते हो, तो वहां पे भी आपको मेंटेन करना होता है कि जैसे जो ज्वेलरी के लिए हॉलमार्क हम देखते हैं। हाँ, जैसे ज्वेलरी के लिए हॉलमार्क देखते हैं, तो ये सारी चीजें क्या होती है कि मेंटेन करनी होती है, स्टैंडर्ड है कि नहीं। ओके। हम हॉलमार्क देख के क्यों लेते हैं कि ये अगर 24 कैरेट गोल्ड, ये अगर मतलब हॉलमार्क में लिखा हुआ है तो ये 24 जो है कैरेट गोल्ड होगा, ठीक है। तो दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन कि हमने सारी चीजों की क्या कर रखी है, स्टैंडर्डाइजेशन कर रखी है। वैसे ही इंडस्ट्री में क्या होती है कि इंडस्ट्री में अब वन टाइप तो है नहीं, कहीं प्रोडक्शन हो रही है, कहीं फूड बन रहा है, कहीं आपके क्लोथ्स बन रहे हैं, कहीं आपका केमिकल का काम हो रहा है, कहीं कहीं सीमेंट्स वगैरह बनते हैं, कहीं आपका टाइल्स वगैरह बनता है ना। तो हर एक की क्या है कि स्पेसिफिकेशंस है, हर एक के जगह अपने अपने हिजार्ड्स हैं, और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी है कि जब भी हम कहीं पे भी वर्क कर रहे हैं, तो हम उस ऑर्गेनाइजेशन को इस चीज का ध्यान रखना है कि जो एम्प्लॉय हमारा है वो सेफ भी रहे, और उसको हेल्थ रिलेटेड कोई इशू भी ना हो। अगर वहां पे कोई हेल्थ रिलेटेड इशू हो रही है, तो आपको उसको पहले से उसके लिए क्या होता है, परमिशन लेना होता है। जैसे अगर इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें, तो क्या जनरेट होती है आपकी, इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट होती है ना। अब अगर मान लो बहुत ही हाई अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी है, तो वहां पे रेडिएशन भी बहुत ज्यादा हाई होगी, तो उसकी भी लेवल क्या करते हैं, हम मेजर करते हैं। उनके लिए भी क्या होती है, सर्टिफिकेट इशू होती है। जैसे न्यूक्लियर प्लांट्स वगैरह है, तो
तो वहां पे भी क्या होते हैं, सर्टिफिकेट्स इशू होते हैं, और ये चेक करके तभी वो प्लांट वहां पे स्टैब्लिश होगी, अदरवाइज स्टैब्लिश नहीं होगी। ये बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं अलग अलग। मैं देखती हूँ, अगर मिल जाएगा तो मैं बता दूंगी। जैसे रेडिएशन के लिए होता है एक अलग ऑर्गेनाइजेशन होता है जो क्या करती है, सर्टिफिकेट इशू करती है कि हाँ आप काम कर सकते हो, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो इंडस्ट्री में रेडिएशन की लेवल इतना है जो कि सेफ्टी लेवल पे है। तो वो सारी चीजें हमें क्या करनी होती है, ध्यान रखनी होती है। तो यही सारी, हेलो हेलो, यस मैम। आवाज आ रही है? यस तो मैम, ये आ रही है आवाज। तो ये सारी चीजें हमें यस क्या मैम। करनी होती है, हाँ ध्यान रखनी होती है कि स्टैंडर्ड मेंटेन होगा तभी आप जो है वहां पे वर्क कर सकते हो। एक सेकेंड, लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था हेजार्ड्स, मैंने बताया था हमें पढ़ना है फायर हेजार्ड, ठीक है ना, फायर से रिलेटेड। तो उससे पहले हमने देखा था कि ये हेजार्ड्स कितने टाइप्स के होते हैं, और हेजार्ड्स के टाइप्स के बाद हमने देखा था कि कितने टाइप्स में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, कैसे हम डिफाइन करते हैं। एक सेकेंड, ठीक है। तो हम लोगों ने फिजिकल हेजार्ड्स देखा था। फिजिकल हेजार्ड्स में हीट, कोल्ड और नॉइज आया था कि हमें प्रॉपर इनकी वो जरूरत होती है, ठीक है। उसके बाद रेडिएशन से रिलेटेड देखा था कि कहाँ कहाँ रेडिएशन अकर कर सकते हैं और हमें प्रिवेंशन क्या लेना है, कितने ग्रुप में डिवाइड करते हैं हम इसको। ये हो गया इफेक्ट ऑफ हेजार्ड्स, ठीक है। तो फिजिकल हेजार्ड्स में आपकी क्या क्या आ जाती है, एक तो नॉइज आ जाता है, हीट एंड कोल्ड आ जाता है, फायर एंड एक्सप्लोजन आ जाता है, और रेडिएशन आ जाता है। दीज आर द फिजिकल हेजार्ड्स, ठीक है। अब इसमें जो हमें पढ़ना है बेसिकली है तो सारी चीजें, पर जो मेन अभी हम पढ़ रहे हैं, जो 5th यूनिट है हमारा, वो किससे रिलेटेड है, फायर एंड एक्सप्लोजन। फायर से बेसिकली किससे रिलेटेड है, फायर के अकॉर्डिंग चैप्टर्स है, ठीक है। तो अब कहाँ कहाँ आपकी फायर कैसे हो सकती है, फायर काउजेस क्या हो सकते हैं। तो फर्स्ट काउज क्या हो सकता है कि स्मोकिंग, ठीक है। डिफेक्टिव इक्विपमेंट, ये हमने कल डिस्कस किया था। डिफेक्टिव हीटिंग इक्विपमेंट्स अगर है तो वहां पे भी फायर रीजन हो सकता है। कहीं पे अगर आपका वायरिंग वायरिंग में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वहां पे भी क्या हो सकती है, आपकी रीजन हो सकता है, ठीक है, कि हमने कोई प्रोटेक्शन नहीं किया, वायरिंग प्रॉपरली कवर अप नहीं करी है, प्रॉपर कवर अप नहीं करी है, तो वहां पे क्या हो सकती है, आपकी फायर जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है, अक्कर कर सकती है, ठीक है। और फायर में क्या आती है, आपकी प्रिवेंशन कैसे लेते हैं, ठीक है। अब सम फायर्स तो होते हैं कि जो आप वाटर के थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो कि आपने पानी डाला और फायर कंट्रोल में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या आती है आपकी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी स्पार्किंग की वजह से कहीं फायरिंग है, तो उसको हम अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की कैटेगरी में रखते हैं कि क्लास ए फायर है, क्लास बी फायर है, क्लास सी फायर है, कौन सी टाइप्स में उसको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये प्रिवेंशन देख लेते हैं, उसके बाद हम उस पर आएंगे, ठीक है। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या ले सकते हैं कि जो स्मोकिंग एरिया है उसे हमें क्या करना है, प्रोहिबिटेड करना है, ठीक है। कहीं पे भी ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है तो उसको क्या करना है, इनफ्लेमेबल एटमॉस्फेयर बाय रिड्यूसिंग डाइल्यूशन विद द गैसेस सच एज नाइट्रोजन, CO2, स्टीम और कंबशन ऑयल, ठीक है। अगर कहीं पे ऑक्सीजन हाई अमाउंट में अवेलेबल है तो हम, और इन्फ्लेमेबल एरिया है वो, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, मिक्स अप कर सकते हैं और ऑक्सीजन के लेवल को क्या करना होता है, रिड्यूस करना होता है। उसके बाद एलिमिनेटिंग द इग्निशन सोर्सेस, यूज फायर रेजिस्टेंस मटेरियल इन कंस्ट्रक्शन, सुटेबल इमरजेंसी एक्सिस्ट और एडिक्वेटेड वेंटिंग, ठीक है। अब जो नेक्स्ट और आता है ऑटोमेटिक स्प्रिंकल, अगर कहीं पे भी फायर आपको एग्जिस्ट हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं कि वहां पे एक ऐसी ऑटोमेटिक सिस्टम, ये ऑटोमेटिक सिस्टम लगा दें जिससे कि जब भी फायर हो तो एक, या तो आपको सिग्नल मिल जाए, जैसे आप देखते होंगे कि आजकल जहाँ पे भी आप मॉल्स वगैरह में जाते होंगे तो वहां पे क्या है, स्मोकिंग के लिए आपका क्या है, एक वो लगा होता है, इक्विपमेंट लगा होता है कि अगर कोई भी स्मोक आती है तो वो उसको कैच करके सायरन क्या करता है, सायरन को ब्लो कर देता है। तो सायरन बजने लग जाती है तो हमें डिफाइन हो जाता है कि कहीं ना कहीं क्या हो गया, फायर कैचअप हो गया है, फायर कैच हो गया है, और हम उसको क्या करते हैं, फिर
इंस्टेंटली हमारा क्या होता है, प्रिवेंशन उसको लिया जाता है। ठीक है, अब ये जो इक्विपमेंट डिजाइनिंग होती है, अभी हम बात कर रहे थे, तो ये अब देखो डिफरेंट टाइप्स की होती है। ठीक है, एक तो आपका ISA हो गया, API अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, एंड ASME अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ये और इन सब में क्या होती है कि वो डिजाइनिंग जो भी हम कर रहे हैं, डिजाइनिंग के थ्रू हम इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने कल किया था केमिकल हैजार्ड्स, ये भी हमने देख लिया था, केमिकल हैजार्ड्स भी हमने कर लिए थे। ठीक है, प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स भी देख लिए थे। उसके बाद बायोलॉजिकल हैजार्ड्स भी हमने कल किया था। ठीक है, उसके बाद मैकेनिकल हैजार्ड्स। ठीक है, इसको हम बाद में करेंगे क्योंकि इससे ना पूरा ही वो 4th यूनिट में आपका पूरा ही टॉपिक है मैकेनिकल हैजार्ड्स का। ठीक है, तो इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें पूरी आ जाएगी मैकेनिकल हैजार्ड्स, कैसे हम मैकेनिकल हैजार्ड्स को कंट्रोल करेंगे, प्रिवेंटिव मेथड्स क्या क्या हैं, और उसके बाद हमें ये देखना है कि रिड्यूस कैसे करना है हमें। ठीक है, गार्डिंग करके, तो उसमें भी अलग अलग पॉइंट्स आते हैं, तो वो पूरा का पूरा आपको नेक्स्ट यूनिट में डिस्कस होगा। अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है आपका, एक सेकंड कहाँ चला गया, लास्ट, हाँ, नेक्स्ट आपका है फायर। ठीक है, तो फायर, सबसे पहले फायर क्या है, होता क्या है। ठीक है, इट इज अ केमिकल रिएक्शन। बेसिकली हम कहते हैं कि जो फायर इज द रैपिड ऑक्सीडेशन ऑफ एनी कंबस्टिबल मटेरियल। ठीक है, कि रैपिड ऑक्सीडेशन है, जहाँ पे भी आपको, जैसे अगर सिंपल सा एग्जांपल केमिकल का हम ले, तो पोटासियम को और सोडियम को हम क्या करते हैं, कहाँ रखते हैं, डिप करके रखते हैं, है ना, केरोसिन में। सोडियम को बेसिकली केरोसिन में डिप करके रखते हैं, क्यों, क्योंकि वो क्या है, हाईली इनफ्लेमेबल है। आप उसको बाहर रखोगे तो क्या होगा, ये जैसे ही वो ऑक्सीजन के साथ आएगा तो वो बर्न आउट होने लग जाता है। ठीक है, इसका यूज आपको मेडिसिन वगैरह करते हैं, जो फायर वो दिखाते हैं कैचअप कैसे करता है, तो मेडिसिन वगैरह यूज करते हैं। तो पहले लोगों को पता नहीं होता था, तो सब सोचते थे कि मैजिक हो रहा है। ठीक है, अब तो पता है, तो फिर थोड़ा सा वो कम हो गया। तो क्या सब फायर को हम डिफाइन कैसे करते हैं कि फायर इज अ रैपिड ऑक्सीडेशन ऑफ एनी कंबस्टिबल मटेरियल। ठीक है, इट इज अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या होगा, फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन का आपका क्या होगा, केमिकल रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व होगा। ठीक है, और द रैपिड ऑक्सीडेशन ऑफ अ फ्यूल रिजल्ट्स इन इवॉल्विंग हीट, particulates, gases and non-ionizing radiation। ठीक है, तो जो ये ऑक्सीडेशन होगा इन तीनों के मिक्स केमिकल रिएक्शन से, उसका रिजल्ट क्या आएगा आपको, कि हीट प्रोड्यूस होगा, गैसेस प्रोड्यूस होंगे, और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन भी क्या हो सकती है, प्रोड्यूस हो सकती है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या है कि जो जब तक कहीं पे इग्निशन नहीं होती है ना, बहुत सारी चीजें जो एयर में एयर की वजह से इग्निट हो जाती है, कंबशन हो जाता है, फायर कैचअप हो जाता है। ठीक है, और कहीं कहीं क्या आती है कि आप जब वहां पे कैचअप करोगे, मतलब इग्निशन करोगे, तभी वहां पे क्या होगा, फायर कैच होगा। ठीक है, जैसे गैस हम जलाते हैं तो हमें लाइटर की जरूरत होती है। ठीक है, तो लाइटर ऑन करते हैं तभी वो गैस ऑन होता है, अदरवाइज नहीं होता है। ठीक है, तो वहां हमने क्या किया, इग्निशन किया। ठीक है, ऐसे ही जब आप कार स्टार्ट करते हो तो वहां पे आप क्या करते हो, इग्निट करते हो, तभी इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, फ्लो होती है और आपकी गाड़ी स्टार्ट होती है। ठीक है, तो जो फायर है वो बेसिकली क्या होती है, दिस इज द फायर ट्रायंगल। ठीक है, अभी जो मैंने 3 वर्ड्स बोले कि जो जब भी फायर आपका होगा, दैट इज अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन फ्यूल, ऑक्सीजन, है ना, एंड प्रोड्यूस क्या करेगा, वो हीट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, दिस इज द 3 एलिमेंट ऑफ फायर ट्रायंगल। ठीक है, इन द राइट प्रोपोर्शन विल ऑलवेज प्रोड्यूस अ फायर। अब ये इन तीनों का अगर प्रॉपरली कॉम्बिनेशन होगा, तभी आपका क्या होगा, फायर जो है वो प्रोड्यूस होगा। और किसी भी एक साइड को मतलब ये जो ट्रायंगल हमारा फॉर्म हो रहे हैं, इसमें किसी भी अगर एक साइड को हम रिमूव कर देते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, फायर का जो है वो आपका क्या हो सकता है, हम उसको रोक सकते हैं। ठीक है, अगर सिर्फ फ्यूल और ऑक्सीजन होगा तो जरूरी नहीं है कि वहां पे फायर कैच हो। जैसे गैस है ना, कि आपने गैस ऑन किया
है ना, वहाँ फ्यूल भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन जब तक आप उसमें लाइटर ऑन नहीं करोगे तब तक गैस नहीं जलेगी। ठीक है, सिमिलरली जैसे केरोसिन है ना, तो जब तक आप वहां पे हीट लेके नहीं जाओगे तब तक आपका क्या होगा, फायर कैसे नहीं होगा। पेट्रोल है, तो इन तीनों ट्राइंगल्स है ना, ये एक मेजर, दिस इज द मेन एलिमेंट ऑफ फायर। हम बेसिकली कह सकते हैं कि फायर जब भी एग्जिस्ट होगी तो ये तीनों चीजें होनी चाहिए। अगर इन तीनों में से कोई भी एक नहीं है तो वहां पे फायर आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब इसी फायर ट्रायंगल को अब ये जो फायर ट्रायंगल हमने बनाया, इसी ये क्या होती है, चेन रिएक्शन होती है बेसिकली। ठीक है, तो अगर हम इसको केमिस्ट्री ऑफ फायर ट्रायंगल अगर हम देखें तो ये क्या बनाता है, एक टेट्राहेड्रन बनाता है। ठीक है, तो जिसमें आपका 3 तो ये एलिमेंट्स है ही, और 4th एलिमेंट आपका क्या हो जाता है, चेन रिएक्शन। दिस इज द फायर टेट्राहेड्रन की जो चेन रिएक्शन होगी वो वहां पे क्या होगी, एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस एक बार हमने लगाया और खत्म हो गया फायर। वो फायर जब तक आप फ्यूल उसको सप्लाई देते रहोगे तब तक फायर क्या होगा, आपका फायर आपकी प्रोड्यूस होती रहेगी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया और इसको क्या बना दिया, फायर टेट्राहेड्रन। इसमें क्या आपका क्या है, ऑक्सीजन है, हीट है एंड फ्यूल है। ठीक है, और ये सब मिलके क्या बनाते हैं, एक चेन रिएक्शन बनती है आपकी। ठीक है, और उस चेन रिएक्शन से आपका क्या होता है, फायर प्रोड्यूस होता है। तो ये आपका ये फायर टेट्राहेड्रन का है कि जब भी हम इग्नाइट करेंगे तो आपका क्या होगा, फायर बर्न होगा। जैसे एग्जांपल मैंने बताया कि जैसे गैस का बर्नर है, जब जब हमने उसको ऑन तो किया लेकिन इग्नाइट नहीं किया तो वो वहां जला नहीं, है ना। तो जब हम इग्नाइट कर देंगे तो जब तक सप्लाई होती रहेगी तब तक वो रिएक्शन होते रहेगा और आपका फ्लेम क्या है, मेंटेन रहेगा। ठीक है, अब इसमें आती है टाइप ऑफ कंबशन कि जो फायर आपकी प्रोड्यूस हुई वो कितने टाइप्स की कंबशन होती है। ठीक है, एक तो होती है स्लो और इंसिपिएंट कंबशन। स्लो मतलब धीरे धीरे, जैसे अगर आपने किसी वुड, जैसे पहले घरों में वो लकड़ी के चूल्हे होते थे तो उसमें क्या होता था, स्लो होता था, है ना, लाइट इमिटेड होती थी, स्लो होता था। उसके बाद क्या गया, रैपिड एंड एक्टिव कंबशन। ठीक है, जो मतलब फास्ट आपका, जैसे इसमें शॉर्ट टाइम में क्या हो जाती है, फायर प्रोड्यूस हो जाती है। deflagration which take place in considerable rapidly evolving heat and light। ठीक है, और एक्सप्लोजन जहाँ पे कि एक्सप्लोर हो रही है, मतलब जैसे ये भी क्या है आपका, रिपीट फायर है, वेरी शॉर्ट टाइम में ये भी आपका क्या होता है, डिफाइन होता है। ठीक है, अब आती है टाइप्स ऑफ फ्यूल। ठीक है, अब नॉर्मली अगर हम डिफाइन करते हैं तो टाइप्स ऑफ फ्यूल में क्या आता है कि पेपर है ना, वुड, क्लोथ, रबर, दीज आर द टाइप्स ऑफ फ्यूल। गैस भी है ना, सॉल्वेंट्स, बहुत सारे लिक्विड्स हैं जो भी आपका क्या होता है, पेट्रोलियम जैसे हो गया, केरोसिन हो गया, दीज आर द फ्लेमेबल लिक्विड्स। और इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जो होती है वो आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल आपकी टाइप में आ जाएगी। ठीक है, और कुकिंग ऑयल, वेजिटेबल और को बताने के लिए आप अगर ज्यादा देर ऑयल को हीट करोगे तो वहां पे भी क्या होती है, फायर कैच हो जाती है गैस से। आपकी कढ़ाई में अगर तेल बहुत ज्यादा देर तक रहेगी तो भी वहां पे गैस क्या होता है, फायर कैच होता है। तो टाइप्स ऑफ फ्यूल को हम यहाँ पे बेसिकली 4 कैटेगरी में डिफाइन करते हैं। एक आपका आता है ऑर्डिनरी, दूसरा आता है फ्लेमेबल लिक्विड्स जिसमें जैसे पेट्रोलियम हो गया, गैसोलीन हो गया, गैसेस वगैरह हो गए। ठीक है, एनर्जाइज इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, जो भी इलेक्ट्रिक सोर्स के थ्रू आपका क्या होता है, पावर सप्लाई हम करते हैं और वो हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, जैसे हीटर हो गई आपकी, है ना, वहां पे भी हीट प्रोड्यूस हो रहा है। तो उसके बाद कुकिंग ऑयल। ठीक है, ये 4 टाइप्स के। अब ये जो 4 टाइप्स के आपके फ्यूल्स हैं, इसको हम डिफरेंट क्लासेस में क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका ऑर्डिनरी कंबस्टिबल आ जाता है इसको हम कहते हैं क्लास ए, जो स्लो आपकी क्या है, जिसको हम कह सकते हैं कि जो स्लो आपका क्या हो रहा है, कंबशन हो रहा है जहाँ पे। ठीक है, तो क्लास ए में क्या आएगा, पेपर, वुड, क्लोथ, रबर, ये सारे किस में आएंगे, क्लास ए में आएंगे। ठीक है,
तो बेसिकली हम फायर को कितने क्लास में डिफाइन करते हैं? 5। क्लास ए, क्लास डी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास के और एफ। ठीक है, तो और हर एक की क्या होती है, अपनी अलग अलग आइडेंटिफिकेशन होती है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे डायग्राम्स देख रहे हो, है ना, विजिबल है ना सबको? हेलो अक्षय, मयंक, राहुल? यस मैम, विजिबल है। यस मैम। हेलो, 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 मेरी आवाज। हाँ हेलो, मेरी आवाज जा रही है ना आप लोगों को? मयंक? यस मैम, आ रही है मैम। ठीक है, तो हर एक क्लास की क्या होती है, अपनी अलग सिंबल्स होते हैं। ठीक है, अगर क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी है, तो हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं? अभी ग्रीन कलर, जैसे यहाँ पे आपको क्लास 8 कैसे डिफाइन होती है, ग्रीन कलर और लेटर ए के साथ। तो जहाँ पे भी आपका इस तरह का लेटर होगा, वहां पे क्या होती है आपको क्लास ए, हम इस सिंबल से क्या आइडेंटिफाई करते हैं कि दिस इज अ क्लास ए। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका। ठीक है, ग्रीन कलर के आपके उसमें क्या होता है, ए लिखा होता है। ठीक है, तो ये जो ए होता है लिखा हुआ, दिस इज डिफाइंड द क्लास ए फायर। ठीक है, कि अब ये जो क्लास ए फायर है वो किसके थ्रू प्रोड्यूस होगा? पेपर के थ्रू, वुड के थ्रू, क्लोथ के थ्रू, प्लास्टिक के थ्रू या रबर्स के थ्रू। तो इन सब के थ्रू जो भी फायर करते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, क्लास ए में डिफाइन करते हैं। एक सेकंड, बड़ा नहीं कर सकते इसको क्या, थोड़ा सा। चलो ठीक है, तो इस तरह के फायर्स को जो है हम वाटर से भी क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और ठीक है, नेक्स्ट जो क्लास बी फायर होती है, उसको हम रेड रेक्टेंगल बॉक्स में क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। उसका कलर क्या होता है, रेड कलर होता है। ठीक है, तो अब इस कलर का जो भी फायर होता है, उसमें आपका क्या होता है कि हम इसको, इसमें क्या क्या आती है, ऑयल, गैसेस, सॉल्वेंट, लिक्विड्स और सम पेंट्स। ठीक है, तो ये आप अगर आप इस तरह का सिंबल देखो, तो ये आप किसको डिफाइन करोगे, क्लास बी को। क्लास सी आपका क्या आता है, ब्लू कलर। ठीक है, ब्लू कलर इसीलिए इसमें डिफाइन किया हुआ है कि हम इसमें क्या है कि वाटर इसमें प्रोहिबिटेड है। कंट्रोलिंग करने के लिए, इस फायर को कंट्रोल करने के लिए वाटर क्या है, प्रोहिबिटेड है। क्योंकि ये जो है आपका क्लास सी फायर है, और क्लास सी फायर किसको डिफाइन करता है, इलेक्ट्रिसिटी पावर को डिफाइन करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सोर्स को। तो अगर आप वहां पे इलेक्ट्रिकल सोर्स आप यूज करोगे, तो अगर वाटर यूज करोगे तो करंट लगने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए इसका सिंबल क्या बनाया हुआ है आपका, ब्लू कलर का, कि नो वाटर, यूज ऑफ नो वाटर, कि हम वाटर यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। और इसके बाद क्लास सी के बाद क्लास डी आता है। क्लास डी को हम क्या करते हैं, इसमें ट्राइंगल शेप में क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। जो आपका क्लास डी होता है वो जस्ट लाइक क्या होती है, येलो कलर के स्टार शेप में डिफाइन होती है। ठीक है, और ये किसके लिए यूज होता है, जैसे मेटल्स वगैरह के लिए, जहाँ पे भी होती है आपकी मेटल्स सच एज मैग्नीशियम और टाइटेनियम वगैरह होती है, जो वाटर से क्या होती है, रिएक्ट करती है। जो भी केमिकल्स आपकी वाटर से रिएक्ट करके फायर प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो वहां पे इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। और इस तरह के क्लास डी के लिए हमें ड्राई पाउडर हमें क्या करना होता है, यूज करना पड़ता है। एक्सटिंग्विशर जो आपका होता है, उसमें क्या होती है, ड्राई पाउडर्स होती है। ठीक है, और इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, स्टार के, येलो स्टार के अंदर आपका क्या होता है, डी लेटर, मैं आ रही हूँ, चलो, डी लेटर राइट डाउन होता है। ठीक है, दिस इज द क्लास डी। क्लास के लिए आपका क्या होता है, ये हेक्सागोन बना होता है। ठीक है, ब्लैक कलर का हेक्सागोन बना होता है। ये क्लास के या क्लास एफ भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, और ये किसके लिए, वेजिटेबल ऑयल्स, जहाँ पे भी जैसे वहां पे आग लगती है तो इसको कहते हैं। और ये किसकी वजह से होती है, वेट केमिकल की वजह से होती है, जो क्लास के है आपकी, या एफ भी हम इसको कहते हैं,
ये किसके लिए है? केमिकल्स की वजह से क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ क्लास। तो ये आपको हो सकता है पूछा जाए कि फर्स्ट क्लास, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लासेस ऑफ फायर्स। ठीक है, अब अगर क्लास ए है तो क्लास ए के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंबल क्या यूज करते हैं। ठीक है, और सेकेंड वन कि किस तरह के उसको अगर हमें कंट्रोल करना है तो हम किस तरह का एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे, किस टाइप का एक्सटिंग्विशर यूज करना होता है। ठीक है, तो वो डिफाइन करना होता है। तो इसमें ये आपका सारा वही जो मैंने अभी आपको बताया वही सारी चीजें इसमें क्या है, मेंशन है। ठीक है, कि किसमें हम इस सिंबल को देख के बता सकते हैं कि कहाँ पे हमें ड्राई यूज करना है, कहाँ पे हमें वेट केमिकल यूज करना है, कहाँ पे हमें वाटर यूज करना है फायर को कंट्रोल करने के लिए, और कहाँ पर हमें पाउडर्स यूज करने हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत भी है? सारे ही गायब हो गए क्या? अक्षय, मयंक, नहीं मैम, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम भी है? नो। और बाकी बच्चे कहाँ हैं? अक्षय, 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 है ही कोई? चलो बस आज आज इतना ही करते हैं। कल की क्लास में जो है टाइप्स ऑफ फायर होगी, कल की क्लास में हम प्रिवेंटिव एक्टिविटीज देखेंगे। ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर, उसमें क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है, कैसे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्या क्या मेथड यूज कर सकते हैं, उसका ऑपरेशन कैसे होता है। और इसमें एक और चीज आती है, एक वर्ड आता है पास, PASS, इसका फुल फॉर्म क्या होता है और इसका मीनिंग क्या होता है। फायर एक्सटिंग्विशर सबने देखा होगा कैसे हम उसको यूज करते हैं फायर के लिए, वो बस हमें देखना है कि कौन कौन से टाइप हैं, फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, पास का क्या फुल फॉर्म होता है ना। तो ये सारी चीजें हम कल कल की क्लास में देखेंगे। ठीक है, क्या क्या हमें ध्यान रखना होता है। ठीक है, मेन काउजेज ऑफ फायर क्या क्या हो सकते हैं, ये सारी चीजें आएंगी आपके। ठीक है, आज तो टाइप्स पे ही हम देखते हैं कि कौन कौन से टाइप्स हैं। ठीक है, तो 5 टाइप्स हो गए आपके, क्लास A, B, C, D, के या एफ। ठीक है, चलो एक सेकेंड रुकना। यहाँ पे है कौन, उसको तो देखने से ये मेरे फ्रेंड अक्षय, मैं अटेंडेंस बेटा जो नहीं बोलोगे अटेंडेंस में नहीं लगाऊंगी किसी की। ठीक है, ये मैं पहले ही कह चुकी हूँ, इसके पहले भी मैं कट कर चुकी हूँ अटेंडेंस, आज फिर कट करूंगी। अक्षय, 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 मयंक, मयंक, भाई रुशाद से बात करो, जॉब के साथ साथ इसको भी तो करना जरूरी है, पता कैसे चलेगा फिर है? हम कल आज मैसेज कर दूंगा मैम आज। हाँ करो, उससे बात करो, ऐसे तो फिर अटेंडेंस कम हो जाएगी, फिर बाद में पंगा करेंगे हैं, फिर मार्क्स वगैरह कैसे लगेंगे बताओ। राहुल, राहुल चौधरी। यस मैम, यस मैम। शुभम, शुभम, प्रेजेंट मैम, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंटेशन कब दोगे? मैम फ्राइडे को कहिए मैम। फ्राइडे को? आज चंदन आया नहीं, आज उसने कहा था मैं पक्का आज प्रेजेंटेशन दे दूंगा, आज आया नहीं। और ये यश कहाँ चला गया है? सौरभ, सौरभ मल्लिक, सौरभ मल्लिक। हाँ भाई, प्रेजेंटेशन देने वाले थे, कहाँ गुम हो गए? कब दोगे प्रेजेंटेशन? आपने टेस्ट भी नहीं दिया, फिर पिछली बार की तरह बस पासिंग मार्क्स आ जाएंगे, वो भी बड़ी मुश्किल से। हैं, मार्क्स नहीं लगाऊंगी, फेल करके भेज दूंगी मैं। ना असाइनमेंट सबमिट कर रहे हो ना टेस्ट दे रहे हो। हाँ सौरभ मल्लिक, आपकी बात कर रही आज कर दूंगा, असाइनमेंट आज कर दूंगा। नहीं, आज तो सब तो यही कह रहे हैं आज कर दूंगा, लेकिन कोई करता कहाँ है?
बात वो है ना। ये बताओ कोई करता कहाँ है? कर दूंगा। तो भाई मैं वेट कर रही हूँ, कब कर रहे हो? और टेस्ट भी आपने 2 टेस्ट हो गए है ना, तो 2 टेस्ट में आपने एक ही टेस्ट नहीं दिया। फिर फर्स्ट असाइनमेंट दी नहीं है अभी तक, सेकंड भी पता नहीं दोगे कि नहीं दोगे। प्रेजेंटेशन देने बोली थी, सेकंड असाइनमेंट का प्रेजेंटेशन है, जो प्रेजेंटेशन देगा उसके मार्क्स लगेंगे, नहीं देगा तो फिर नहीं लगाऊंगी मैं मार्क्स। सूरज, सूरज ये भी गुम हो गया आज। और शुभम, शुभम यस मैम। बेटा इससे यश क्यों नहीं आ रहा, फिर से वो गायब हो गया। हेलो, मैम वो इंटर्नशिप कर रहा है, शायद इंटर्नशिप कर रहा है मैम वो। ये इंटर्नशिप कर रहा है तो बिना डिग्री के करने से क्या होगा ये बताओ, मुझे ये बता दो। डिग्री रहेगी तभी तो आगे कुछ करोगे, मैं ये थोड़ी कह रही हूँ। डिग्री के बिना क्या होगा ये बताओ, कुछ हो सकता है? हेलो शुभम, यश से बात यस करो मैम। बेटा, यश से ना ओके बात मैम। करो, वो क्लास लगाए कम से कम 5 दिन में से 2 दिन 3 दिन तो कम से कम क्लास लगा ले कि अटेंडेंस मेंटेन रहे थोड़ी बहुत। ना टेस्ट देना है ना कुछ करना है, फिर मार्क्स लगाने में फिर दिक्कत होगी। तो इस बार तो मैं फेल कर दूंगी, बता देना उसको, ठीक है? चलो फिर कल मिलते हैं।